चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे किरचॉफ का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से किरचॉफ का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं किरचॉफ्स लॉ। देखिए ध्यान से समझिए इसको। किरचॉफ जो है ये सन 1842 में, ठीक है, 1842 में इन्होंने ओम के नियम को विस्तृत रूप से अध्ययन करके किसी भी जटिल परिपथ के संबंध में दो नियम दिया। ध्यान से सुनना, किरचॉफ ओम के नियम का विस्तृत रूप से, ठीक है, ओम का नियम का विस्तार किया और उस विस्तार को अपने दो नियम के द्वारा एक तरह से परिभाषित किया। समझ में आई बात? किरचॉफ ने ओम के नियम का विस्तृत रूप दिया जिसे हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। और ये सन 1842 में इन्होंने बताया। ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं। कहां के हैं? जर्मन के, ठीक है, जर्मन के वैज्ञानिक हैं। और 1842 ईस्वी में, ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं, नाम है किरचॉफ, ठीक है। इसी को कुछ बुक में एनसीईआरटी वगैरह में लिखा होगा किरचॉफ। हाँ, किरचॉफ का नियम भी कहते हैं इसको। हाँ, तो ऐसा ना कि एग्जाम में अगर आता है कि किरचॉफ का नियम क्या है तो आप ये मत समझना कि हम पढ़े ही नहीं है। किरचॉफ को ही किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। एनसीईआरटी किरचॉफ लिखता है, ठीक है, साइड बुक में आप देखेंगे किरचॉफ लिखा होगा। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। इन्होंने 1842 में ओम के नियम का विस्तृत अध्ययन करके वैद्युत परिपथ के किसी भी जटिल से जटिल परिपथ का समाधान करने के लिए इन्होंने दो नियम दिया था और उसी दो नियम का हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम पॉइंट नोट करेंगे। सन 1842 में जर्मन वैज्ञानिक का नाम किरचॉफ। जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने किसके नियम का? ओम के नियम का ओम के नियम का, ठीक है, विस्तार किया। का विस्तार दो नियमों के आधार पर किया, जिसे किरचॉफ का नियम कहते
हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सन 1842 में जर्मन वैज्ञानिक नाम किरचॉफ, इन्होंने ओम के नियम का विस्तार दो नियम के आधार पर कर दिया। ठीक है, और उन्हीं दो नियम को हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किरचॉफ के ये दो नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम उसको समझिएगा। किरचॉफ का प्रथम जो नियम है, प्रथम नियम, प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसी को धारा का नियम या इसी को संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम। ठीक है, पहला नियम इन तीन नामों से जाना जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर प्रश्न आता है किरचॉफ का धारा नियम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, या किरचॉफ का संधि नियम क्या है, तो इसका मतलब ये एक ही नियम की बात हो रही है। अब बात आती है कि क्यों इसे धारा का नियम कहा गया, क्यों इसे संधि का नियम कहा गया। कारण कुछ होगा तभी इसमें धारा का नियम या संधि का नियम कहा गया। ठीक है, तो उसको यहां पर हमें समझना है। पहले हम समझेंगे कि प्रथम नियम इनका था क्या। प्रथम नियम में किरचॉफ ने यही कहा था, किसी भी वैद्युत परिपथ के, ध्यान से सुनना, कोई भी वैद्युत परिपथ हो, उस परिपथ के किसी भी संधि पर, संधि का मतलब समझ रहे हैं, जोड़। संधि का मतलब जोड़। हिंदी में जब दो शब्द जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं, संधि, और जब टूटते हैं तो विच्छेद। समझ में आ गया। तो जब किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, मतलब कहीं पर अगर दो या दो से अधिक तार एक साथ क्या हो, जुड़े हों, जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड में कई तार आकर क्या होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जहां पर ये जुड़े हैं उसको क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। इंग्लिश में उसको जंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में उसका नाम क्या है, जंक्शन, और हिंदी में संधि। तो जब किसी परिपथ के किसी भी संधि पर जब धाराएं आती हैं या धाराएं जाती हैं तो उस संधि का कुल धारा जीरो हो जाता है, कुल धारा जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है वैद्युत परिपथ का, समझना, और इस पॉइंट पर इस तार से धारा आ रही है, इस तार से भी धारा आ रही है, इस तार से धारा जा रही है, इस तार से धारा जा रही है, इस तार से धारा, यानी ये पांचों तार एक जगह क्या हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं ना। तो जब पांचों तार एक जगह जुड़े हैं तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, संधि। क्या नाम होगा, संधि। जहां पर तार जुड़े हों उसी पॉइंट का नाम संधि है, उसी को इंग्लिश में जंक्शन बोला जाता है। दो या दो से अधिक तार परिपथ में जिस बिंदु पर जुड़ेंगे उसी बिंदु का नाम संधि है। क्या नाम है, जैसे रोड, जहां पर चारों तरफ से रोड आके जुड़ जाता है तो नाम हो जाता है चौराहा। कहते हैं ना चौराहा, चौ मतलब चार, राहा मतलब रास्ता। जहां पे चार रास्ता आगे जुड़े
उसका नाम। उसी तरह से जब परिपथ में किसी बिंदु पर कई तार एक ही जगह आके क्या हो, जुड़ जाएं, तो उस पॉइंट का नाम संधि है। किरचॉफ का कहना है कि इस संधि पर कुल धारा का मान क्या होता है, 0। उस संधि पर कुल धारा का मान 0 होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम कहता है किरचॉफ के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में 2 नियम दिया था, और वो दोनों नियम ओम के नियम का विस्तार करने के लिए दिया था। अगर कोई पूछे कि ओम के नियम का विस्तार किसने किया था, किरचॉफ ने किया था। ठीक है, और वो किरचॉफ ने किन नियमों के आधार पे किया था, तो 2 नियमों के आधार पे किया था। पहला है प्रथम नियम, जिसका नाम या संधि के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह नियम यह कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी भी संधि, यहां देखिए भी छूट गया है, नोट कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यहां पर बीजगणित लिखा गया है। बीजगणित क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो राशि अदिश होती है उसे बीजगणित के नियम से, तो विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो विद्युत धारा को किसके नियम से जोड़ेंगे, बीजगणित के नियम से। इसलिए हम यहां पर बीजगणितीय योग लिखे हैं। यानी बीजगणित के नियम से जब जोड़ेंगे तो संधि पर कुल धारा कितनी मिलेगी, 0। समझ में आ गई बात। अब जब 0 हो गई तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई बराबर 0। ये लिखेंगे ना, सिग्मा आई का मतलब कुल धारा का योग क्या होगा, और ये कुल धारा का योग परिपथ के किस बिंदु पर होता है, संधि पर, जहां पर कई तार एक साथ आकर क्या हो, जुड़े हों। क्लियर। अब 0 हो गया। मान लीजिए कि यह एक संधि है, इसमें इस तार से धारा आ रही है, इस तार से भी धारा आ रही है, लेकिन इस तार से धारा, इस तार से धारा और इससे भी जा रही है। ठीक है, 2 तार से करंट संधि की ओर आ रही है और 3 वायर से करंट संधि से जा रही है। ठीक है, तो जो करंट, जो धारा संधि की ओर आती है वह धारा हमेशा धनात्मक लिखी जाती है। वह धारा हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है, और जो धारा संधि से बाहर की ओर जाती है उस धारा को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह से लिखा जाता है, यानी उसका चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक। तो आप देख रहे हो ये धारा जा रही है तो इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका भी चिन्ह, इसका भी चिन्ह माइनस होगा। अब इन सभी धाराओं को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर इन सभी धाराओं को जोड़ें तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार इनका कुल मान कितना होना चाहिए, 0।
तो देखिए I1 प्लस I2, इन दोनों का चिन्ह प्लस है, माइनस I3 माइनस माइनस बराबर, ये होना चाहिए, सही है ना। अब देखिए जो प्लस वाला है वो इधर रहने दीजिए और सभी माइनस वाले को उधर ले जाइए, तो बराबर हो जाएगा I3 प्लस प्लस ये आएगा। इसका मतलब है ये आने वाली धारा और ये, यानी संधि पे जितनी धारा आती है उतना ही धारा, इसीलिए संधि पर कुल धारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ गया। वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान हमेशा बराबर होता है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा के मान हमेशा बराबर होंगे, जब इनको जोड़ेंगे तब 0 होगा। यही कह रहा है ना, ये आने वाला करंट है और ये कुल, तो दोनों बराबर है कि नहीं है। तो संधि पर आने वाली कुल धारा बराबर संधि से जाने वाली कुल धारा, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। और जब दोनों बराबर रहेंगे तो इनका कुल मान क्या आएगा, 0। ठीक है। हमारे घरे 10 मेहमान अइले और 10 सुबेरे चल गए, तब बताओ हमारे घर कै मेहमान बचे ना। अब मान लो 10 थे अइले 8 गो चल गए तो 0 हुई, 2 ठो बच गए ना। तो 0 तभी होगा जितना आए उतने जाए, तभी 0 होगा। नहीं तो आए और गए कम तो 0 नहीं होगा, तो किरचॉफ का नियम वहां विफल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, संधि का मतलब जहां पर 2 या 2 से अधिक तार क्या हो, जुड़े हों, उस बिंदु पर कुल धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी वहां पर जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। ये ध्यान रखिएगा, जो धारा आएगी उसका चिन्ह प्लस और जो धारा जाएगी उसका चिन्ह माइनस होता है। चिन्ह जरूर याद रखिएगा, नहीं तो उल्टा मत कर देना। ठीक है। ये किरचॉफ का नियम का प्रथम नियम का यह सूत्र है। ठीक है। अब देखिए फिगर बना लीजिएगा, इसमें एक छोटा सा नोट लिख लें। नोट में लिखेंगे जो धारा संधि की ओर आती है वह सदैव धनात्मक तथा जो धारा संधि से जाती है वह सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्लियर। वो सदैव ऋणात्मक होती है। ध्यान रखिएगा, हमने आपको कहा था प्रथम नियम को धारा का नियम क्यों कहा गया, क्योंकि इस नियम में किसकी बात हुई है, धारा की ही बात हुई है ना, इसीलिए इसे धारा का नियम भी कहा गया। तीसरा संधि क्यों कहा गया, क्योंकि प्रथम नियम में संधि की भी बात हुई है। देखिए, इसीलिए इसे संधि का नियम भी कहा गया है। तो धारा का नियम, संधि का नियम या प्रथम नियम, इस सबका मतलब एक ही है। इसमें एक और नोट है, उसको जरूर ध्यान रखना, ये 1 नंबर में पूछ देता है। देखिए समझिएगा, अगर संधि पर कुल धारा 0 हो रही है, ठीक,
इसका मतलब ये है कि धारा न तो बढ़ रही है न तो, यही हुआ ना। अगर वो 0 है तो न तो बढ़ रही है न तो जब कोई चीज न बढ़ता है न घटता है तो इसका मतलब वो चीज संरक्षित है। वो चीज क्या है? संरक्षित है। यानी प्रथम नियम धारा के संरक्षण की बात कर रहा है। क्लियर? और धारा किससे बनती है? आवेश से। इसका मतलब प्रथम नियम किसकी बात कर रहा है? आवेश संरक्षण का। किसका संरक्षण की बात कर रहा है? तो कई बार प्रश्न 1 नंबर में पूछा है किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है? तो वो नियम कौन सा है? प्रथम नियम। ठीक है? या ठीक है? तो नोट में लिख लीजिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है? किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किस प्रकार के संरक्षण को व्यक्त करता है? आवेश संरक्षण को। ये ध्यान रखना। ठीक है? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें प्रथम नियम को लेकर? हाँ, बस दिमाग में रखिए जहां पर कई तार जुड़े हैं उस तार पर कुल धारा का मान 0 होगा। और 0 होने का मतलब क्या? जितनी धारा आ रही है उतनी धारा, यानी धारा में कोई ना तो कमी हो रही है ना तो, इसका मतलब वो धारा संरक्षण की बात कर रहा है। और धारा तभी बनती है जब आवेश प्रवाहित होता है। इसका मतलब वो नियम आवेश संरक्षण की भी बात कर रहा है। ठीक है? क्लियर हो गया? नोट कर डालिए। चलिए देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, इस द्वितीय नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? वोल्टता। ठीक है? इसी नियम को एक और नाम से जाना जाता है, पास का नियम। ठीक है? जैसे प्रथम नियम को 3 नाम से जाना जाता है, प्रथम नियम, धारा का नियम, संधि का नियम, उसी तरह से द्वितीय नियम को भी 3 नाम से जाना जाता है, वोल्टा का नियम और पास का नियम। तो सबसे पहले जैसे उसमें संधि का नियम था तो हमें पहले संधि समझना पड़ा कि जहां पर कई तार आकर जुड़ जाएं वो कहा। उसी तरह से अब यहां पास समझना पड़ेगा। पास क्या होता है? पास का मतलब एक बंद परिपथ। बंद मतलब कोई इस तरह का परिपथ हो, इस तरह का, यहां पे कोई सेल लग जाए, ठीक है, तो ये परिपथ किस तरह का परिपथ हो गया? बंद परिपथ हो गया। ठीक है? अगर ये परिपथ ऐसे ना हो करके यह ऐसे होता तो ये बंद परिपथ होता, तब तो ये खुला हो गया ना, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना?
बंद परिपथ का मतलब एक तरह से एकदम ये क्या हो, बंद हो। और बंद अगर हो तो उसमें सेल लगा हो, ठीक है, क्योंकि जब सेल लगेगा तभी धारा प्रवाहित होगी। सेल लगा हो, उसका प्रतिरोध हो, ठीक है, ये सब चीजें उसमें होना जरूरी है, तभी आप उसको क्या कहोगे, बंद परिपथ। इसी बंद परिपथ को हम पास कहते हैं। इसी बंद परिपथ को क्या कहते हैं, पास, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम पास का नियम भी रखा गया। क्लियर। अब दूसरी चीज, इसे बोल्टता का भी नियम कहा गया है। क्यों बोल्टता का नियम कहा गया, क्योंकि देखिए प्रथम नियम में धारा का नियम कहा गया, तो उसमें किसकी बात हुई थी, उसी तरह से अगर ये बोल्टता का नियम कहा गया है तो इसमें किसकी बात होगी, वोल्टेज की। पहला नियम धारा का नियम यानी धारा की बात करता है, दूसरा नियम किसकी बात करता है, वोल्टेज की। इसीलिए इसका नाम बोल्टता का नियम रखा गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले इस नियम को लिख लें, ठीक है, समझिएगा। किसी, द्वितीय नियम देखिए क्या कहता है, किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ, और इसी का नाम है पास। किसी बंद परिपथ या किसी बंद पास, ठीक है, कि प्रत्येक भाग के वोल्टेज का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। देखिए यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसका कहना है कि अगर कोई बंद पास है या कोई बंद परिपथ है तो उस परिपथ के हर भाग का जो वोल्टेज है, उन वोल्टेजों का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी किसी बंद परिपथ का कुल वोल्टेज शून्य है, कुल वोल्टेज शून्य है, और किसी भी संधि की कुल धारा शून्य है, ठीक है। यानी वो पहला नियम कुल धारा को शून्य बताता है और दूसरा नियम कुल वोल्टेज को शून्य बताता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज कुल शून्य तब होगा जब परिपथ बंद परिपथ होगा, ठीक है। तब उस बंद परिपथ के हर भाग का वोल्टेज निकाल करके जब आप जोड़ोगे तो कुल मान क्या आएगा, शून्य आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। कोई भी बंद परिपथ हो, उसके हर एक भाग के वोल्टेज को निकाल कर जब आप जोड़ोगे तो मान क्या आएगा, जीरो आएगा। यही द्वितीय नियम कह रहा है। द्वितीय नियम का सेंस समझ में आ गया। किसी भी प्रकार का कितना हो जटिल से जटिल परिपथ हो, अगर वो परिपथ बंद है तो उसके हर एक भाग के वोल्टेज को निकाल के जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं और इस नियम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक फिगर हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
बात ना करो, ठीक है। ये हमने एक दो बंद परिपथ बनाया। एक बंद परिपथ आपका ये है और एक ये है। ठीक है, अब इसी पे ध्यान देना। देखिए ध्यान से, ये जो बंद परिपथ है पहला, इसमें मान लीजिए जो धारा बह रही है वो I1 एम्पियर की है। इसमें जो धारा बह रही है वो मान लीजिए I2 एम्पियर की है। दोनों धाराएं यहां आकर संधि बनाएंगी, जुड़ेंगी। तो जुड़ने के बाद फिर इस तार से धाराएं क्या होंगी, तो जो धारा यहां पर आएंगी वो कुल धारा इस तार से जाएंगी ना। तो इस तार से जाने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, हैं? ये बकलुलवे, हे तार से I1 धारा यहां पर आ रही है और इस तार से I2 धारा यहां पर आ रही है। ठीक, और इस तार से धारा जा रही है। तो इस तार से जो धारा जाएगी उसका मान कितना होगा, I1 प्लस I2। भाई आने वाली धारा बराबर यही है ना। तो जाने वाली है जो धारा है वो आने वाली धारा के योग के क्या होगा, बराबर होगा। और आने वाली धारा I1 है, I2 है, इन दोनों का योग हो जाएगा I1 प्लस, तो जाने वाली धारा कितनी हो गई, I1 प्लस I2, यही होगा ना। तो इस तार से जो धारा जाएगी उसका मान हो गया I1 प्लस I2। ये धारा इस तार से जाएगी, समझ में आया है? ये धारा जाएगी। अब देखिए एक चीज और आपको समझना है। अगर कोई प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध में धारा बह रही है तो उस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना होगा। देखिए ये तार है, तो तार है तो इसका प्रतिरोध होगा ही होगा। मान लो इस तार का प्रतिरोध कितना है, R, और इस तार में धारा बह रही है I, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना होगा, हाँ, इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V बराबर I इंटू, यही होगा ना। तो इसका प्रतिरोध इसका वोल्टेज हो जाएगा I इंटू, समझ में आ गया, यही ना वोल्टेज के बराबर होगा V के। ओम का नियम यहां लगाओगे तो I और R का गुणा किसके बराबर होगा, V के। तो इसी I और R के गुणनफल को क्या कहेंगे, इसका वोल्टेज क्या कहेंगे, समझ में आ गया। तो अगर हम इस प्रतिरोध का वोल्टेज निकालें तो क्या आएगा, क्या आएगा वोल्टेज, I1 इंटू, यही आएगा ना। उसी तरह से अगर इसका वोल्टेज निकालें तो I2 इंटू, और इसका वोल्टेज निकालें तो हाँ I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इंटू
समझ में आ गया? तीनों प्रतिरोधों का वोल्टेज निकालने आ गया ना। जिस प्रतिरोध में जितनी धारा बहे उस धारा और उस प्रतिरोध दोनों का गुणा कर दीजिए तो उस प्रतिरोध का वोल्टेज, ओम का नियम यही तो कहता है V बराबर I इंटू, बताओ, ओम के नियम पढ़ के फिर बोलने में लेट हो जा रहा है। तो तीनों का वोल्टेज समझ में आ गया? हाँ, अब देखो शून्य कैसे, अब उसको समझना। इसमें एक चीज ध्यान देना है, चिन्ह परिपाटी। जैसे पहले नियम का चिन्ह हमने बता दिया, जो धारा आए वो धनात्मक, जो जाए वो, लेकिन इसके लिए आपको चिन्ह समझना पड़ेगा। चिन्ह क्या समझना पड़ेगा, उसको इसके नीचे समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, समझ लेना, प्रतिरोध का जो वोल्टेज है कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, ये बहुत जरूरी है समझना। देखना, अगर ये प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में धारा इस दिशा में बह रही है, और यदि आप इसी दिशा में चल रहे हो, ये धारा की दिशा है इस प्रतिरोध में, और यदि आप इसी दिशा में चल रहे हो, ठीक है, तो इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा भी, वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। उसका वोल्टेज क्या लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखोगे। क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो किसी प्रतिरोध में धारा ऐसे बह रही है और आप इसके उल्टा दिशा में चल रहे हो, धारा के दिशा में न चलकर उसके उल्टे दिशा में चल रहे हो, तो इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव लिखा जाएगा। समझ में आया? अगर प्रतिरोध में धारा आपके चलने की दिशा में बहे तो उस प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव लिखी जाएगी, और यदि प्रतिरोध में धारा आपके चलने के विपरीत बहे तो उसका वोल्टेज नेगेटिव। ये तो प्रतिरोध का हो गया। अब बचा सेल। सेल के भी वोल्टेज है E1 E2। ये वोल्टेज कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, इसको भी समझिए। देखिए ध्यान से, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, दिख रहा है सबको ना? अभी ऊपर कहीं बना दे, ऊपर बना दे। चलिए देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, और आप ऐसे चल रहे हो, ये पॉजिटिव है और ये आप चल रहे हो। तो यदि आप इस सेल में पॉजिटिव से निगेटिव के दिशा में चल रहे हो, अगर ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव से निगेटिव दिशा में जाओगे ना। तो अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव दिशा में चल रहे हो सेल में, तो इसका जो वोल्टेज होगा E, वो क्या लिखोगे, पॉजिटिव। क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक। लेकिन अगर किसी सेल कहीं आप उसके निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, उल्टा ऋण से धन की ओर, तो इसका वोल्टेज क्या लिखोगे, क्लियर है ना? समझ में आ गया? प्रतिरोध में धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा सेम, तो प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव, और यदि उल्टा तो प्रतिरोध का वोल्टेज। और ये सेल में अगर आप धन से ऋण की ओर चल रहे हो तो सेल का वोल्टेज पॉजिटिव, और यदि आप ऋण से धन की ओर चल रहे हो तो वोल्टेज, क्लियर है ना? तो ये चार चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए।
इनमें से कोई चिन्ह इधर उधर कर दोगे, सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्लियर? प्रतिरोध का वोल्टेज निकालना आप समझ ही गए हो कैसे निकालना है। धारा और प्रतिरोध का गुणा कर देना है। अब देखो, हम पहले बंद पास की बात कर रहे हैं। पहले बंद पास के लिए हम बात कर रहे हैं। बंद पास फर्स्ट के लिए, पहले बंद पास के लिए अगर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करें, पहले बंद पास के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अब आप इस पास में कहीं एक जगह अपने को खड़ा करिए और किसी भी दिशा में आप चलना शुरू करिए, किसी भी दिशा में। बस आप दिशा नहीं बार बार बदलेंगे, ठीक है। जिस दिशा में चलेंगे कंटिन्यू उसी दिशा में चलना है। ये नहीं कि ऐसे चले फिर यहां मुड़ गए, तब ये नियम विफल हो जाएगा। तो देखिए, समझिए, मान लीजिए कि अगर हम इधर इस दिशा में चल रहे, मान लीजिए हम यहां पर हैं, समझना, इस दिशा में चलना शुरू कर दिए, ठीक है। तो जब चलना शुरू करोगे तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना आएगा? इस प्रतिरोध का वोल्टेज बताओ, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 प्रतिरोध का वोल्टेज हुआ। और वो वोल्टेज पॉजिटिव या निगेटिव? हाँ, पॉजिटिव या निगेटिव? कैसे बकलोल? अगर धारा के दिशा में आप चल रहे हो तो वोल्टेज, तो धारा आप ही के दिशा में है ना। हाँ? देखो, आप जिस दिशा में चल रहे हो उस प्रतिरोध में धारा आप ही के दिशा में जा रही है ना, उल्टा नहीं है। बोलिए, उल्टा है। अगर ये धारा इधर जाती तब ना निगेटिव होता। आप जिस दिशा में चल रहे हो इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा भी देखो उसी दिशा में चल रही है। चल रही नहीं चले जी? चल रही है ना। तो इसका प्रतिरोध, इसका वोल्टेज क्या होगा? क्या होगा जी? तो पॉजिटिव लिख दिए, यहां पर धन चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, समझिएगा। अब ऐसे ऐसे जब आओगे तो आगे क्या पड़ेगा? सेल पड़ गया। अब सेल में ध्यान दो, जब ऐसे चलोगे तो सेल में निगेटिव से चलोगे ना, तो निगेटिव से पॉजिटिव देखो तो वोल्टेज क्या होगा? निगेटिव होगा ना। तो इसका जो E1 है वो -E1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? समझ में आया नवरत्न? समझ में आ रहा? चलिए, इन दोनों में हो गया। अब ऐसे आइए, इधर मुड़िए और फिर इधर मुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि केवल हम इस बंद पास की बात कर रहे हैं, तो ये बंद पास ऐसे ही तो बनेगा। बोलो, ऐसे ही बनेगा ना। तो आप यहां से यहां आ गए, फिर ये ऐसे ही आप आएंगे। अब आकर के इधर मुड़ेंगे, फिर इधर आके फिर इधर जाएंगे, तब तो यही बंद पास बनेगा। आपको अपना दिशा नहीं बदलना, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो जैसे आप ऐसे आ करके यहां से इधर मुड़े, इधर, तो सेल में आप धन से ऋण की ओर चलेंगे। तो सेल में धन से ऋण की ओर, तो इस सेल का वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब देखो, जब इधर आगे बढ़ोगे तो इस प्रतिरोध पे आओगे। इस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो आपके चलने के विपरीत बह रही है। आप इधर जा रहे हो, धारा इधर आ रही है, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा? माइनस में होगा
अब मान कितना होगा, I2 इंटू, तो यहां लिखोगे माइनस I2 इंटू, इस पास का कुल वोल्टेज निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। किरचॉफ का नियम कहता है कि ये कुल मान कितना होना चाहिए भाई, है ये ना किरचॉफ का नियम। इसको यहां पर इसका सूत्र भी लिख लेना, भूल गए हैं, सिग्मा V बराबर 0, ठीक है, इसका फॉर्मूला है, भूलिएगा नहीं, लिख लीजिएगा। हो गया जी, आई समझ में आया। अब देखो इसमें से I1 R1 ये वाला IR वाला जो मान है वो एक तरफ, और जो E1 E2 वाला है वो कर दो, ऐसे भी रहेगा तभी गलत नहीं है, और इस तरह कर लोगे तभी गलत नहीं है। तो हमने क्या किया, देखो I1 R1 माइनस I2, ठीक है, धारा और प्रतिरोध वाला जो वोल्टेज है उसको एक साथ कर लिया, बराबर E1 को उधर भेजोगे तो प्लस, और E2 को उधर भेजोगे तो हो गया। तो बंद पास फर्स्ट का समीकरण ये बन गया, बन गया जी, हैं। अब आते हैं बंद पास 2, बंद पास 2 के लिए किसका नियम लगाएंगे, किरचॉफ का, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले बंद पास की बात करें, समझना है। अब इसमें भी कहीं एक जगह खड़ा हो जाओ चलने के लिए, ठीक है। चलिए यहां पर आपको हम खड़ा कर दे रहे हैं, इधर चलना है आपको ऐसे, और ऐसे ऐसे आकर के ऐसे चलना है, ठीक। अगर आप ऐसे चलेंगे तब भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ना समझना कि खाली वैसे चलेंगे तो सही होगा, दिशा आप अपना बदल लेंगे, ठीक है, तो हमेशा बदले ही दिशा में आपको चलना पड़ेगा, तब भी वही आएगा। तो देखिए आप इस दिशा में चल रहे, ध्यान देना, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव होगा निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। मान कितना होगा जी, I2 इंटू, सही है ना। चलो अब सेल पे आ जाओ, सेल में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलोगे, और जब निगेटिव से पॉजिटिव चलोगे तो E2 क्या लिखोगे, माइनस, हो गया। अब आ जाओ, ऐसे आ गए यहां तक, अब किधर मुड़ोगे, नीचे की ऊपर, नीचे, क्योंकि दूसरा पास नीचे बन रहा है। ऐसे मुड़ गए, फिर इधर मुड़ गए, इधर, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव होगा। मान कितना होगा, I1 प्लस इंटू, ठीक। तो इस पास का कुल वोल्टेज निकल गया, और वो कुल वोल्टेज किरचॉफ के नियम के अनुसार कितना, 0, ठीक है। अब सेल का वोल्टेज अलग कर लो, प्रतिरोध का वोल्टेज, तो देखो ये प्रतिरोध का वोल्टेज है, ठीक है, जिसमें R लगा है वो प्रतिरोध वाला है, इसमें भी R है, बराबर, और सेल वाले को उधर कर दो, ठीक है। तो ये दूसरे बंद पास का समीकरण बन गया, ठीक है। अब इन्हीं दो समीकरण की सहायता लेकर के आप इस परिपथ के प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा या प्रत्येक भाग का वोल्टेज निकाल सकते हो, क्लियर। तो अगर प्रश्न आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा फिगर सहित, तब दूसरा नियम कंप्लीट होगा।
अब बात आती है कि यह नियम किसको संरक्षित करता है। यह नियम किसको संरक्षित कर रहा है? वोल्टेज को। भाई जो जीरो होगा वही संरक्षित है ना। पहले नियम में धारा जीरो हो रहा था तो धारा को संरक्षित कर रहा था। धारा किससे बनती है? इसका मतलब आवेश को संरक्षित कर रहा है। ठीक। दूसरा नियम में कौन जीरो हो रहा है? तो इसका मतलब वोल्टेज संरक्षित हो रहा है। और वोल्टेज किससे बनता है? ऊर्जा से। वोल्टेज किससे बनता है? इसका मतलब दूसरा नियम किसका संरक्षण व्यक्त कर रहा है? ऊर्जा के संरक्षण का। ठीक है। तो नीचे नोट में लिख लेते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है। दूसरा जो नियम है किस संरक्षण को व्यक्त कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण को। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि ऊर्जा संरक्षण को किरचॉफ का कौन सा नियम व्यक्त करता है, तो द्वितीय नियम व्यक्त करता है। ठीक है ना। और आवेश संरक्षण को प्रथम नियम। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं ना, तो नोट कर लो।